Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद पास पेपर के क्वेश्चन, इसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो उसको फिर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक दो करेक्शन कर लीजिए। पेज 153 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसमें पहला मोड है पेमेंट बाय प्राइमरी पार्टी। इसमें पहली लाइन में लिखा है प्राइमरी पार्टी मींस ए मेकर इन प्रोविजनरी नोट और ड्रॉर। ड्रॉर को काट के इसकी जगह ड्रॉई लिख लीजिए, ड्रॉई। दूसरी करेक्शन कीजिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 में एक्सेप्शंस हैं वेयर मटेरियल अल्टरेशन डज नॉट मेक इंस्ट्रूमेंट वाइड। इसमें फिफ्थ एग्जांपल जो है मेकिंग क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, ये डिलीट कर दीजिए। एक्सेप्शंस वेयर मटेरियल अल्टरेशन है, इसमें पांचवा पॉइंट काट दीजिए, डिलीट कर दीजिए। बस ये ठीक जी। अब पांच पेपर के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कल हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 पढ़ा था। उसमें क्वेश्चन नंबर 16, अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 briefly describe any 5 modes by which a party or parties to a negotiable instrument is are discharged from liability। जी बताइए, डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट की सिचुएशन पढ़ रहा है, पूछ रहा है, या कि डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज की? डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज वाली। तो हमारे पास कितनी सिचुएशंस हैं? 9 सिचुएशन है, कोई सी 5 लिख दीजिए एक्सप्लेनेशन के साथ। 17, व्हाट इज डिस्चार्ज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट एंड हाउ एन इंस्ट्रूमेंट में बी डिस्चार्ज। डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन, जब सारे के सारे पार्टीज के राइट्स एंड लायबिलिटी सेटल हो जाते हैं तो निगोशिएबल जो इंस्ट्रूमेंट है फर्दर निगोशिएबल नहीं रहता, तो वो डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। हाउ एन इंस्ट्रूमेंट में बी डिस्चार्ज, 4 एग्जांपल्स है हमारे पास, 4 मोड्स हैं डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट के, वो लिखते हैं हमने। मेरे ख्याल में 2 भी लिख दे तो काफी है, मार्क्स कम है। क्वेश्चन 18, सलमा ड्यू ए चेक फॉर रुपीज 50,000 in favor of her landlord Zohaib. The check was not presented for payment by Zohaib within a reasonable time of its issue. Salma suffered damage of rupees 30,000 through the delay because the bank failed. इसी अरसे में बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो गया और 30,000 का नुकसान हुआ, यानी बैंक अब 50,000 में से सिर्फ 20,000 की पेमेंट करेगा। Under the provisions of Negotiable Instrument Act 1881 describe whether Zohaib can recover the money in the above circumstances। क्या Zohaib रिकवर कर सकता है? नहीं। वो 30,000 जो लॉस हो गया तो जो रेलिवेंट जो सलमा है उसकी लायबिलिटी खत्म हो गई। ये हमारा एग्जांपल है 8, ठीक है। जो डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज में 8 एग्जांपल इसी सिचुएशन से रिलेट कर रही है कि अब जो सलमा की लायबिलिटी है वो डिस्चार्ज हो गई, सलमा लायबल नहीं है, और जो रिमेनिंग 20,000 है वो जोहेब ने किससे रिकवर करना है, सलमा से या बैंक से? वो बैंक से। तो याद है आपको हमारे नॉर्मल रूल की एक्सेप्शन थी। नॉर्मल रूल क्या था कि जो थर्ड पार्टी है होल्डर, वो बैंक के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता पेमेंट के लिए, लेकिन 2 केसेस में कर सकता है, उसमें से एक एक्सेप्शन ये थी जी। सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है? सोल्यूशन में कुछ और लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सोल्यूशन में? तो मैंने भी यही कहा है 20,000 बैंक से रिकवर करेगा जी। नहीं 30,000 तो नुकसान हो गया ना। 30,000 जो लॉस हुआ वो सलमा का लॉस है या जोहेब का? सलमा का नहीं है भाई, उसका तो कोई कसूर ही नहीं है, वो तो जोहेब का लॉस, उसका कसूर है ना, उसने विद इन रीजनेबल टाइम चेक प्रेजेंट नहीं किया। अब जोहेब को सिर्फ 20,000 मिलेंगे। अब जोहेब को कितने मिलेंगे? 20,000। अब चाहे तो वो 20,000, अब इसमें उसका राइट है, वो बैंक से भी इन्फोर्स करवा सकता है, वो सलमा से भी ले सकता है, लेकिन सिर्फ 20,000 जो डैमेजेस हुए, जो नुकसान हुआ डिले की वजह से, वो नुकसान होल्डर का होगा, वो जो ड्रॉर है, इशूअर है चेक का, उसका नुकसान नहीं होगा। उसकी लायबिलिटी खत्म हो गई उतने से जितने का नुकसान हुआ, क्योंकि उसने चेक इशू कर दिया था, रीजनेबल टाइम में प्रेजेंट नहीं किया, तो जोहेब ने नहीं किया। जी, ये बात समझ आई आपको? नहीं, इसको रहने, जो मैं आपको बता रहा हूं इसी के मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन 18 का सोल्यूशन काट दीजिए।
जी, और की क्वेश्चन नेक्स्ट। अब हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7, लेकिन इस कंसेप्ट में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, वन बाय वन। जी मेरे भाई पूछिए। बाय पेमेंट, हाँ पेमेंट ऑफ ऑल्टर, अगर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की अल्टरेशन की जाए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल उसमें साइन जो थे वो फेक थे, या उसके ऊपर इंडोर्समेंट जो की गई वो फेक की गई, किसी का नाम लिख दिया गया और दिखने में नहीं लग रहा कि ये अल्टरेशन हुई है, जिस पार्टी ने पेमेंट की उसने विदाउट नेग्लिजेंस पेमेंट की, क्या ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स समझी जाएगी कि नहीं समझी जाएगी? इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस किया है तो समझी जाएगी, ठीक है। इस सिचुएशन में जो पार्टी पेमेंट करती है उसकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो गई, अब वो दोबारा ट्रू ओनर को पेमेंट करने के लिए लायबल नहीं, लेकिन शर्त क्या है कि उसने इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस पेमेंट की, ठीक है। अगर तो साइन मतलब नाम इस तरह लिखा था, साइन इस तरह के थे कि वो क्लियरली पता चल रहा था कि ये जाली है, उस सूरत में पेमेंट कर दी तो फिर लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होगी। इस तरह का केस आपको याद होगा, हमने पास्ट पेपर में एक और केस स्टडी में किया था, जिसमें एक इंडोर्समेंट जो थी वो उसके ऊपर फेक साइन किए गए थे, साइन जाली थे। अकाउंट होल्डर ने चेक जो है इशू किया, एक पार्टी को गुम हो गया, जिस बंदे को चेक मिला उसमें उसने अपने साइन करके, उसके साइन करके फेक इंडोर्समेंट के जरिए से बैंक से पेमेंट ले ली। क्या बैंक लायबल है? इसका जवाब ये था कि अगर तो सिग्नेचर जाली थे दूसरी पार्टी के पे के, जिसको पेमेंट करनी थी, उसके इंडोर्समेंट के साइन जाली थे, तो बैंक लायबल नहीं है, क्योंकि उसने विदाउट नेग्लिजेंस पेमेंट नहीं की, उसके पास तो साइन होते नहीं थे, उसने तो सिर्फ साइन चेक किए होंगे, वेरीफाई किए होंगे ड्रॉ के, तो बैंक उस सूरत में लायबल नहीं, उसकी नेग्लिजेंस नहीं समझी जाएगी। लेकिन अगर अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर ही फेक है, इस सूरत में अगर बैंक पेमेंट कर देता है तो इसमें बैंक की लायबिलिटी है, क्योंकि ये बैंक की नेग्लिजेंस समझी जाएगी। क्लियर होगी बात? और की क्वेश्चन? ये कंसेप्ट था पेमेंट ऑफ ऑल्टर्ड इंस्ट्रूमेंट का। नोटिस ऑफ डिसऑनर, अगर कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाए तो होल्डर ने नोटिस किसको देना है? देखिए होल्डर की ऑप्शन होती है कि वो किससे पेमेंट रिकवर करवाना चाहता है। होल्डर के लिए तो सारी प्रायर पार्टी जो है वो लायबल टू पे है, उसका राइट है, चाहे वो प्राइमरी पार्टी के खिलाफ केस फाइल करे, चाहे वो प्रायर पार्टी के खिलाफ केस फाइल करे, तो वो जिसको भी डिसाइड करता है उसने उसको नोटिस ऑफ डिसऑनर सेंड करना है। हर पार्टी को नोटिस ऑफ डिसऑनर सेंड करना लाजमी नहीं है, ठीक है। और जिस पार्टी को नोटिस सेंड किया उसने वो तो लायबल होगी, बाकी अदर पार्टी जिनको नोटिस उसने सेंड नहीं किया वो डिस्चार्ज। जी क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? और की क्वेश्चन? बट ऑपरेशन ऑफ लॉ में सिर्फ उसने 3 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, आपने सिर्फ एक ही एग्जांपल से कंसेप्ट समझना है, इंसॉल्वेंसी से, ठीक है। बाकी को सिर्फ याद कर लीजिए, मर्जर वगैरह वो स्पेशलाइज्ड केसेस होते हैं, उनकी तरफ हमें एक छोटा सा पॉइंट याद करने के लिए वो पूरी सिचुएशन समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। केस स्टडी में वो यूज नहीं होगा, अगर केस स्टडी में वो कंसेप्ट यूज होना होता तो मैं जरूर आपके साथ उसको डिस्कस करता, ठीक। और की क्वेश्चन? जी टाइम बार डेट, ये हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ेंगे टाइम बार डेट क्या होता है, ठीक है। और टाइम बार डेट का कंसेप्ट ये है, अगर आपने, इसका टेन्योर होता है 3 साल, अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं तो विद इन 3 years आप उससे पैसे क्लेम कर सकते हैं। अगर 3 साल गुजर गए और आपने पैसे क्लेम नहीं किए तो उसके बाद लीगली क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। इसे टाइम बार डेट कहते हैं। और भी क्वेश्चन? अगर कोई सेकेंडरी पार्टी है उसके पास निगोशिएशन बैक के बाद इंस्ट्रूमेंट आ जाए तो उसकी मर्जी है, ठीक है, वो चाहे उसको कैंसिल कर दे कि जी ये मेरा इंस्ट्रूमेंट, या चाहे उसको आगे निगोशिएट करवा ले। असल चीज है प्राइमरी पार्टी जिसके पास जब निगोशिएशन बैक में इंस्ट्रूमेंट आएगा तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। जी और भी क्वेश्चन? चलिए आज के कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। आज हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, और अगर आज ये कंसेप्ट जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर हमने एक टेस्ट भी डिस्कस करना है, ठीक है। टेस्ट की डिस्कशन जो है वो पेंडिंग है, बल्कि असेसमेंट टेस्ट की डिस्कशन भी पेंडिंग है। कंसेप्ट आज हमने 2 स्टडी करने हैं, एक मटेरियल अल्टरेशन क्या होती है और इसकी एक्सेप्शन, और दूसरा मिसलिनियस कंसेप्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। मटेरियल अल्टरेशन, हमने अभी डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट और डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज की बात की, उसमें एक केस था मटेरियल अल्टरेशन। पहले तो ये बताइए ये डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट में एग्जांपल थी, मोड था, या डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज में? हाँ जी। और कंसेप्ट क्या था कि अगर विदाउट कंसेंट ऑफ प्रायर पार्टीज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कोई मटेरियल अल्टरेशन की जाए, एक तो होती है छोटी मोटी अल्टरेशन,
एक होती है मटेरियल मेजर अल्टरेशन की जाए तो जितने भी प्रायर पार्टीज हैं वो डिस्चार्ज होगी, अब उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। यह है मटेरियल अल्टरेशन का रूल। अब वो कहता है अच्छा मटेरियल अल्टरेशन कहते किसको है? मटेरियल अल्टरेशन कहते हैं जब आप अल्टरेशन करें आइडेंटिटी और ऑपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट में या राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टी में। मटेरियल अल्टरेशन किसे कहते हैं? ये डेफिनेशन दे रहा है। डेफिनेशन से आपको कंसेप्ट की समझ नहीं लगेगी, समझ एग्जांपल से लगेगी, लेकिन फिर भी हमने अगर क्या पूछा है तो डिफाइन करना होगा। मटेरियल अल्टरेशन किसे कहते हैं? जब आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ऐसी अल्टरेशन करें जिससे या तो आइडेंटिटी और ऑपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है वो चेंज हो या राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टी। जैसे फर्ज कीजिए प्रोमिसरी नोट था, बिल ऑफ एक्सचेंज बना लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रोमिसरी नोट बना लिया, ऑर्डर को बेरर बना लिया, बेरर को ऑर्डर बना लिया, या उसमें पार्टीज के नाम चेंज कर दिए। ओरिजिनल लायबल पार्टीज या जिन पार्टी ने रिसीव करना था वो कुछ और थी, पार्टीज के नेम चेंज कर दिए। तो ये सारी जो चेंजेस हैं, डेट चेंज कर दी, डेट चेंज कर दी, अमाउंट को चेंज कर दिया, टाइम जब ड्यू होगी 3 महीने लिखा था उसको 6 महीने लिख दिया, ठीक है। प्लेस के जहां पे पेबल है, लाहौर में पेबल था उसे काट के कराची लिख दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन था ये चेंज कर दिया। ये सारी चेंजेस अल्टरेशन मटेरियल अल्टरेशन कहलाती हैं। इनमें से खास तौर पे आपने डेफिनेशन तो हमारा वो रटे वाले क्वेश्चन के लिए याद करते हैं, लेकिन एग्जांपल्स हमारी केस स्टडी के लिए होती है। तो मटेरियल अल्टरेशन किस तरह की चेंजेस अल्टरेशन को मटेरियल अल्टरेशन कहेंगे? अगर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेट चेंज कर दी जाए, अमाउंट चेंज कर दी जाए, टाइम, प्लेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी मटेरियल अल्टरेशन कहलाती है। मटेरियल अल्टरेशन का इफेक्ट क्या होगा? जितनी भी प्रायर पार्टीज हैं जिनकी कंसेंट नहीं ली गई वो डिस्चार्ज। लेकिन कहते हैं हर अल्टरेशन मटेरियल अल्टरेशन नहीं होती, कुछ अल्टरेशन इममटेरियल भी है जिनके चेंज करने से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज इंटैक्ट रहेंगे, ठीक है। ये छोटी मोटी चेंजेस हो सकती है। जैसे एक्सेप्शंस, किस चीज की एक्सेप्शन? मटेरियल अल्टरेशन की, कि वो कौन सी अल्टरेशंस हैं जिन्हें मटेरियल नहीं समझा जाएगा, जिनके करने से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहला क्रॉसिंग ऑफ ए चेक, अनक्रॉस चेक था, क्रॉस कर लेते हैं, क्या मटेरियल अल्टरेशन है? क्या जो पार्टीज थी उन्होंने बेरर चेक दिया था, उन्होंने ओपन चेक दिया, हमने क्रॉस कर दिया, क्या इससे उनकी लायबिलिटी है? बिल्कुल अभी भी है। हमने अमाउंट तो चेंज नहीं की, अमाउंट चेंज करते, डेट चेंज करते तो फिर मटेरियल अल्टरेशन कहलाती। क्रॉसिंग किया चेक, फिर हाँ क्रॉसिंग किए हुए चेक को अनक्रॉस कर दे, वो मटेरियल अल्टरेशन हो सकती है। अनक्रॉस को क्रॉस कर लिया उसमें कोई इशू नहीं। फिर कन्वर्जन ऑफ बेरर चेक इनटू ऑर्डर चेक, ठीक है। बेरर ऑर्डर ये हम पढ़ चुके हैं इंडोर्समेंट वाले कंसेप्ट में। दो टाइप्स इंडोर्समेंट की, कौन कौन सी टाइप्स इंडोर्समेंट की बता? स्पेशल या फुल, और दूसरा जनरल या ब्लैंक। क्या फर्क था दोनों में? स्पेशल में हम नाम और साइन दोनों करते हैं, ब्लैंक में सिर्फ। अच्छा मुझे बताइए कि क्या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को बेरर इंस्ट्रूमेंट बनाया जा सकता है? कैसे? ब्लैंक इंडोर्समेंट के जरिए। और बेरर इंस्ट्रूमेंट को ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बनाया जा सकता है कैसे? फुल इंडोर्समेंट के जरिए से। अगली बात वो यही कह रहा है अगर आप कन्वर्ट करते हैं बेरर चेक या बेरर इंस्ट्रूमेंट को ऑर्डर में, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी वैलिडिटी में, अलाउड है ये। फिर कन्वर्जन ऑफ ब्लैंक इंडोर्समेंट इनटू फुल इंडोर्समेंट एंड वाइस वर्सा, ये भी अलाउड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिलिंग इनकोएट या इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, इनकोएट या इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है ये हमने अभी थोड़ी देर में इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें ब्लैंक चेक है, जैसे ब्लैंक चेक आपने सुना होगा, ब्लैंक चेक का बिल्कुल ब्लैंक होता है नहीं, उसके ऊपर साइन वगैरह होते हैं, अमाउंट जो है फिल नहीं होती, या मे भी डेट भी ना हो तो डालिए, ठीक है। तो इस चेक में, ब्लैंक चेक में अगर हम अमाउंट फिल कर देते हैं, क्या ये मटेरियल अल्टरेशन होगी? अमाउंट फिल किया, अमाउंट चेंज नहीं की, कहते हैं इसकी इजाजत है। फिलिंग इनकोएट या इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। अल्टरेशन विद कंसेंट ऑफ पार्टीज, पार्टीज की रजामंदी के साथ जो भी, वो तो फिर जो मर्जी अल्टरेशन कर ले, जिसका चेक है उसकी मर्जी के साथ चाहे आप जो भी अल्टरेशन कर लो। बैंक को कैसे पता चलता है कि अल्टरेशन ऑथोराइज्ड है? साइन होते हैं। अल्टरेशन टू करेक्ट क्लैरिकल एरर, ठीक है, 2019 लिखना था 2091 लिख दिया, पेएबल होगा 20 मार्च 2091 को। अब पता चल रहा है कि क्लैरिकल एरर है, क्या उसे 2019 कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं। अल्टरेशन टू कैरी आउट कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल पार्टीज, सारी पार्टीज की इंटेंशन ये थी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, ये सारे ये निगोशिएशन हो रही है लाहौर में, मेंशन नहीं हुआ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे, लेकिन इंटेंशन सबकी यही थी कि लाहौर में पेएबल होगा ये इंस्ट्रूमेंट, और किसी एक पार्टी के पास आया, उसने एहतियातन उसके ऊपर लाहौर लिख दिया। अगर तो कराची लिख देता तो हम मटेरियल अल्टरेशन गए, लेकिन चूंकि सबकी कॉमन इंटेंशन यही है और उसने उसके ऊपर कॉमन इंटेंशन को क्लियर करने के लिए लाहौर लिख दिया, तो ये भी मटेरियल अल्टरेशन नहीं समझी जाएगी। क्लियर हुआ मटेरियल अल्टरेशन? हमने इसमें क्या कंसेप्ट स्टडी किया? मटेरियल अल्टरेशन कहते हैं किसको? डेफिनेशन पढ़ी एग्जांपल्स के साथ। डेफिनेशन है हमारी रटे वाले क्वेश्चन के लिए और एग्जांपल है केस स्टडीज के लिए।
ठीक है, डेफिनेशन पढ़ी, फिर इसके बाद हमने स्टडी किया इफेक्ट इसका क्या है, ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होगा, ऑल प्रायर पार्टी डिस्चार्ज। फिर हमने एक्सेप्शंस पढ़ी, एक्सेप्शंस का मतलब क्या है, वो कौन सी सिचुएशंस हैं जब मटेरियल अल्टरेशन जो है नहीं समझे जाए, अल्टरेशन हो रही होगी इंस्ट्रूमेंट में, उसे मटेरियल नहीं समझा जाएगा, वो इमटेरियल होगी, छोटी मोटी से अल्टरेशन समझा जाएगा। क्लियर, कोई मुश्किल कंसेप्ट तो नहीं था। चलिए नेक्स्ट, अब कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट्स हैं, मिसलिनियस कंसेप्ट्स जो हमने स्टडी करने हैं। सबसे पहला कंसेप्ट इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। इनकोएट इंस्ट्रूमेंट क्या है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको स्टैम्प भी किया गया हो, साइन भी किया गया हो। अच्छा, चेक पे स्टैम्प लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट का फॉर्मेट आपने देखा होगा, उस पे स्टैम्प की जगह लिखी होती है, स्टैम्प लगा। और मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ स्टैम्प जो है प्लेस की जाती है, फिक्स की जाती है, ठीक है। यानी फर्स्ट कीजिए, अगर 1 लाख का बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट है तो शायद उसके ऊपर 500 की स्टैम्प्स लगती हूँ, अगर 10 लाख का है तो मे भी उसके ऊपर 2000 की स्टैम्प्स लगती हूँ। तो इस तरह उन्होंने अमाउंट्स बताई हुई। कह रहे ये इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो प्रॉपरली स्टैम्प्ड है, साइन किए हुए हैं, लेकिन इनकम्प्लीट है, कोई एक चीज मिसिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल अमाउंट फिल नहीं की गई, साइन हुए, स्टैम्प हुए, अमाउंट नहीं लिखी उसकी, उसे कहेंगे इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। वो कहता है एक बंदे ने, ट्रेडर ने किसी को 50,000 रुपए देने थे, उसने स्टैम्प्स लगाई, साइन किए, स्टैम्प्स लगाई तो स्टैम्प थी जो कि 1 लाख रुपए तक को कवर करती थी, लेकिन उसने पैसे कितने दे रहे थे, 50,000, प्रोमिसरी नोट लिखा और उस बंदे को दे दिया, अमाउंट मेंशन नहीं है। उसने कहा ये लो भाई 50,000 जो है इसमें लिख के, तो बाद में 2 महीने बाद आके मेरे से पेमेंट ले लेना। होल्डर बताइए कितने फिल करेगा, असूली तौर पर उसे 50,000 ही फिल करना चाहिए, लेकिन अगर वो उस पे 1 लाख रुपया फिल कर देता है तो जो मेकर है क्या वो लायबल है, वो नहीं लायबल, वो मेकर हाँ स्टैम्प की है, लेकिन होल्डर ने क्या, होल्डर इंटाइटल्ड है 1 लाख रुपया रिसीव करने का उसे। वो कहेगा भैया मैंने तो तुम्हें 50,000 रुपए देने थे, 50,000 के लिए इंस्ट्रूमेंट दिया था, और तुम 1 लाख रुपया, मुझे नहीं पता क्या कि मैंने कितने का इंस्ट्रूमेंट इशू किया। होल्डर 50,000 ही रिकवर करेगा, रिसीव करेगा। लॉ कहता है होल्डर का राइट 50,000 का ही है, 1 लाख का नहीं है, क्योंकि वो होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, जो इन गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन रिसीव किया हो, इन गुड फेथ। आपको गुड फेथ नजर आ रहा है इसका, होल्डर का गुड फेथ नहीं है, ठीक है, कंसीडरेशन नजर आ रही है इसकी, कंसीडरेशन कितने की, 50,000 की। होल्डर तो है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, इसे सिर्फ 50,000 मिलेगा, 1 लाख नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये पर्सन होल्डर 1 लाख लिख के आगे किसी और पर्सन से 1 लाख की चीजें ले और उसे ये प्रॉमिसरी नोट दे दे, और अब दूसरा जो बंदा है वो आए मेकर के पास, कितने पैसे रिकवर कर सकते, वो 1 लाख, क्योंकि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज और सुन लें, अगर इस बंदे ने, होल्डर ने, अगली पार्टी होल्डर इन ड्यू कोर्स को ट्रांसफर किया नोट 1,20,000 लिख के, तो क्या 1,20,000 मिलेगा उसे, नहीं उसको, क्योंकि स्टैम्प उस अमाउंट को कवर नहीं कर रहा है। एक इस पे आई कैप का स्टडी टैक्स साइलेंट है, 1 लाख मिलेगा कि नहीं, मेरा ख्याल है कि 1 लाख मिलेगा। वो चेक वाला मटीरियल अल्टरेशन वाला केस नहीं है, वो चेक पे लगता था, क्योंकि चेक के ऊपर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी लगता है और इसके ऊपर स्टेट बैंक की रेगुलेशंस भी लगती है बैंकिंग सिस्टम में, इसलिए इसके रूल समटाइम थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जैसे आपको याद होगा एक कंसर्न मैंने बताया था, हमारा नॉर्मल निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में रूल ये होता है कि अगर वर्ड्स में और अमाउंट्स में फर्क हो, वर्ड और फिगर में फर्क हो, तो हम वर्ड्स के मुताबिक पेमेंट करते हैं, वर्ड्स नहीं पढ़े जा रहे तो फिर फिगर के मुताबिक पेमेंट करते हैं। लेकिन चेक के केस में अगर वर्ड्स में और फिगर में फर्क होगा तो बैंक क्या करेगा, कौन सी पेमेंट करेगा, कोई भी नहीं, डिसऑनर कर देगा उसको, ठीक है। वो किस लिए, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो ये नहीं कहता, वो इसलिए कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अलावा स्टेट बैंक की रेगुलेशन भी लगती है चेक पे, इसलिए थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट है। तो यहां पे कंसेप्ट क्या हुआ हमारा, इनक्वायरी इंस्ट्रूमेंट में अगर अमाउंट फिल नहीं की गई, कितनी मैक्सिमम अमाउंट फिल की जा सकती है, जो स्टैम्प कवर कर रही हो। अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं, होल्डर को जितनी अमाउंट ड्यू थी वो उससे ज्यादा फिल कर दे, क्या उससे ज्यादा पैसे मिलेंगे, उसे तो नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर वो आगे किसी को ट्रांसफर करते होल्डर इन ड्यू कोर्स को, जो फॉर कंसीडरेशन इसको रिसीव करे, उसे पैसे मिलेंगे, उसे मिल जाएंगे ज्यादा 1 लाख, लेकिन उसे भी उतनी अमाउंट तक जो कि स्टैम्प कवर कर रही है। हाँ, मेकर जब उसको 1 लाख रुपया दे देगा, फिर मेकर उससे पूछेगा भाई तुमने इंस्ट्रूमेंट किससे लिया होगा, इस पार्टी से, मेकर जाके उसको पकड़ेगा, मेकर उससे रिकवर करवाएगा होल्डर से। नेक्स्ट, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट,
नाम से ही क्लियर हो रहा। अच्छा, आपके सामने तीन इंस्ट्रूमेंट हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। कौन से वाला इंस्ट्रूमेंट दूर से पहचान लेंगे? चेक। चेक में कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, लेकिन प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में एम्बिग्यूटी हो सकती है। आप कहेंगे सर इसमें भी कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, वो कैसे? पार्टी दो है तो प्रोमिसरी नोट है, तीन है तो बिल ऑफ एक्सचेंज। मैं कहूंगा अच्छा, तो फर्ज करो अगर एक पार्टी ने बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया, ड्रॉर में अपना नाम लिखा और ड्राई में भी अपना नाम लिख दिया, अब बताओ प्रोमिसरी नोट है कि बिल ऑफ एक्सचेंज? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो है। अब ड्रॉर में भी अपना नाम लिखा हो, या ड्रॉर में अपना नाम लिखा, ड्राई में नीलम लिख दिया, वो ढूंढा रहे भाई एक्सेप्ट करा दे, किधर हो गए, वो को ऑफ चले जाओ उधर। ये क्या है? क्या ये बिल ऑफ एक्सचेंज है कि प्रोमिसरी नोट है? अगर आपको पता है एजेंट किसके भी यहाँ पे काम करता है? एजेंट की जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए प्रिंसिपल लायबल है क्या? अगर एजेंट अपनी प्रिंसिपल की दी हुई अथॉरिटी से एक्सीड करे, प्रिंसिपल उन ट्रांजैक्शन के लिए लायबल है? उनके लिए भी लायबल है, उनके लिए भी लायबल है। प्रिंसिपल ने, एजेंट ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, किस पे किया? प्रिंसिपल पे। ड्रॉर एजेंट, ड्राई प्रिंसिपल। अब बताइए, एक तरह से दोनों पार्टीज एक ही नहीं है? ये तीनों इसमें देखे दिख रहे में तीन पार्टी नजर आ रही है, लेकिन थोड़ा सा आप जरा गौर करें तो उसमें दो पार्टी निकल रही है उसमें, तो एम्बिग्यूटी क्रिएट हो गई ना। ये प्रोमिसरी नोट है कि बिल ऑफ एक्सचेंज? लॉ कहता है इस सिचुएशन में होल्डर डिसाइड कर ले, उसने इसको प्रोमिसरी नोट ट्रीट करना है कि बिल ऑफ एक्सचेंज। बस जो होल्डर डिसाइड कर लेगा इसे हम भी वही ट्रीट करेंगे। यह है एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। क्लियर हो गया? ये भी इनक्वायरी इंस्ट्रूमेंट भी क्लियर हो गया, मुश्किल तो नहीं था। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट भी मुश्किल तो नहीं था। पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मुश्किल तो नहीं था। पूरा बिजनेस लॉ, पूरा सीए, हाँ यही उम्मीद थी आपसे। कोई बात अगर नहीं समझ आई तो पूछ ले। यहां तक इंक्वायरी इंस्ट्रूमेंट में, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट में आप ओके करेंगे मुझे, फिर मैं आगे चलूंगा। आगे चलते डिफरेंस इन वर्ड्स, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंस इन वर्ड्स कि अगर फर्क होगा अमाउंट्स में, वर्ड्स में, तो क्या करना है? अगर टैग की अमाउंट्स में, फिगर्स में और वर्ड में फर्क है तो कौन सी अमाउंट पे होगी? कोई भी नहीं होगी। शाबाश, चेक का केस है। हाँ, जो अगर कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो उसमें फिर अमाउंट जो है वो वर्ड्स वाले। रूल्स ऑफ मैच्योरिटी डेट ऑफ टाइम इंस्ट्रूमेंट। मैच्योरिटी डेट क्या होती है? जिस दिन ड्यू इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट होनी है। मैंने एक इंस्ट्रूमेंट लिखा कि पे करूंगा आपको 20 मार्च को, 20 मार्च को पेमेंट ड्यू है। इस इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी डेट क्या है? 20 मार्च। 20 मार्च नहीं है, 20 मार्च नहीं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, मैच्योरिटी डेट वाला कंसेप्ट जो है ये टाइम इंस्ट्रूमेंट के लिए तो है। ये जो कैलकुलेशन करते हैं मैच्योरिटी डेट की, टाइम इंस्ट्रूमेंट में तो करते हैं, डिमांड इंस्ट्रूमेंट में मैच्योरिटी डेट की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। क्यों भला? जो उसकी डेट ऑफ इशुएंस है वही उसकी मैच्योरिटी डेट है। जिस दिन भी वो पार्टी आगे, ये लिखा था ऑन डिमांड, आज के दिन डेट डाल दी ऑन डिमांड, 2 घंटे बाद भी आगे ना पेमेंट करो, तो वो पार्टी लायबल होगी पेमेंट करने के लिए। मैच्योरिटी डेट डिमांड इंस्ट्रूमेंट की भी है, टाइम इंस्ट्रूमेंट की भी है, लेकिन कैलकुलेशन किसकी करनी पड़ती है? टाइम इंस्ट्रूमेंट की। डिमांड इंस्ट्रूमेंट की तो जिस दिन इशू किया, जो डेट डाली आपने, उसी डेट को मैच्योरिटी डेट। अब आते हैं टाइम, वो डिफरेंट कैलकुलेशंस हमसे के जरिए कंसेप्ट समझा रहा है। पहला कंसेप्ट, जो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डेट लिखी हुई है ना कि पेमेंट होगी इस दिन, मैच्योरिटी डेट वो नहीं है। 3 ग्रेस डेज अलाउ किए जाएंगे। 3 ग्रेस डेज कैसे अलाउ किए जाएंगे? इंस्ट्रूमेंट पे लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट पेएबल है 20 को, क्या 20 तारीख को मैच्योरिटी डेट होगी? नहीं। 23 को भी नहीं। अब देखिए 20 को पेएबल था, 3 दिन देने ना, 21वां दिन दे, 22वां दिन, 23वां दिन, अब 24 को पेएबल है। ठीक है, अब कब पेएबल है? 24 को। 20 था ना, 20 को पेएबल था वो। ठीक है, तो उसको 3 दिन देने हमने, 20, एक मिनट है, डेज काउंट कर लो मैं। 20 को इंस्ट्रूमेंट पेएबल था, 20 को वो पार्टी आई, हमने कहा नहीं भैया 3 ग्रेस डेज आपने देने हैं। 20 का दिन हो गया, 21 का दिन हो गया, 22 का दिन हो गया, 23 को पाएगा वो। अब इसकी मैच्योरिटी डेट कब है? 23 को जी, नहीं, हाँ 23 डेट होगी इसकी। ठीक है, इसकी डेट क्या होगी? 23 होगी। नहीं भैया 23 कंफर्म है। अच्छा, पहले ऐसा करते हैं, कंसेप्ट जो है समझ लेते हैं, उसके बाद डेट्स की कैलकुलेशन सीखेंगे।
जब कभी पेमेंट की मेच्योरिटी डेट आएगी 3 ग्रेस डेज अलाउ करने हैं, एग्रीड। नेक्स्ट, अगर इंस्ट्रूमेंट पेबल है इंस्टॉलमेंट में, हर इंस्टॉलमेंट पे आपने 3 ग्रेस डेज अलाउ करनी होगी, हर इंस्टॉलमेंट पे, फाइनल इंस्टॉलमेंट में नहीं, हर इंस्टॉलमेंट पे। ये भी क्लियर। इसके बाद अगर फर्ज कीजिए इंस्ट्रूमेंट पेबल है, लिखा के इंस्ट्रूमेंट 30 तारीख को इंस्ट्रूमेंट लिखा, 31 जनवरी को, अब सुनिएगा, 31 जनवरी को इंस्ट्रूमेंट लिखा, पेएबल आफ्टर 1 मंथ। क्या लिखा? अगर तो ये लिखा होता हमने 31 दिसंबर को, पेएबल आफ्टर 1 मंथ, ये कब ड्यू होता? 31 जनवरी को, 3 ग्रेस डेज हम इसके बाद ऐड करते हैं। अगर हमने 31 जनवरी को लिखा कि पेएबल आफ्टर 1 मंथ, अब कब होगा ये? हाँ, अब वो कह रहे हैं 31 फरवरी का इंतजार नहीं करना। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग डेट उस मंथ में नहीं है, जिस मंथ में आपका टाइम पूरा हो रहा है उसमें वो डेट नहीं है जब आपने ड्रॉ किया था कॉरेस्पॉन्डिंग डेट, तो फिर आपका जो ड्यू होगा वो लास्ट डे ऑफ द मंथ होगा, यानी 28 फरवरी को। और अगर 29 का महीना है फरवरी का, तो 29 फरवरी को। ये बात समझ आई आपको? अब आपने जो ग्रेस डे ऐड करने हैं, अब इसका ये मतलब नहीं 28 फरवरी मेच्योरिटी डेट है, ग्रेस डे जो ऐड करने हैं वो कब करने हैं? 28 फरवरी को। 28 फरवरी से 3 दिन ग्रेस डेज कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया? दिनों कभी काउंट ना करें, वो भी प्रैक्टिस करते हैं उसकी। कंसेप्ट पहले समझ लें। ये कंसेप्ट समझ आ गया कि जो ड्यू डेट आपने लिखी हुई है उसमें 3 दिन ऐड करना है। अगर 3 महीने 4-5 महीने बाद का इंस्ट्रूमेंट लिखा और उस महीने में कॉरेस्पॉन्डिंग डेट नहीं है जब आपने इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया, तो तब पेबल होगा लॉस, फिर उसमें 3 दिन ऐड करके मेच्योरिटी डेट कैलकुलेट करनी होगी। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अगर पेबल है आफ्टर, अगर जिस दिन पेबल है उस दिन पब्लिक हॉलीडे है, जिस दिन ये इंस्ट्रूमेंट पेबल पब्लिक हॉलीडे है, क्या करें? उससे पहले वाला जो मेच्योरिटी डेट फर्स्ट कीजिए हमने, मेच्योरिटी डेट कैलकुलेट की 3 दिन ऐड करके, उस दिन आ गया इतवार। अब ये इंस्ट्रूमेंट कब पेबल है? अब ये प्रीवियस डे में पेबल है, नेक्स्ट डे में नहीं। वो बिजली के बिल की तरह वो रूल नहीं लगाना हमने कि बिजली का बिल कब ड्यू होता है, कि अगर उस दिन इतवार आ जाए तो अगले दिन, नहीं नहीं, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ये कह रहे हैं आपको पहले से पता था, इसीलिए अगर मेच्योरिटी डेट पे पब्लिक हॉलीडे आ जाए तो क्या करना है? उससे पहले दिन पेबल होगा। और अगर मेच्योरिटी डेट पे पब्लिक हॉलीडे आया लेकिन अनप्लान था, अचानक कंपनी ने छुट्टी दे दी, किसी में कोई सिक्योरिटी इश्यूज वगैरह थे उस वजह से, अब रूल क्या होगा? अब नेक्स्ट डे होगा, क्योंकि अब पहले से आपको नहीं पता था। ये फर्क समझ आया हॉलीडे वाला? अगर प्लान हॉलीडे है, पहले से पता था, तो मेच्योरिटी डेट कौन सी हो जाएगी? एक दिन पहले वाली। और अगर इमरजेंसी हॉलीडे अनाउंस हुई तो फिर मेच्योरिटी डेट कौन सी होगी? नेक्स्ट डे। यहां तक क्लियर हो गया? अब चलते हैं। अगर लिखा हुआ है पेएबल आफ्टर 20 डेज, क्या लिखा है? पेएबल आफ्टर 20 डेज। तो अब हमने इसकी डेट की कैलकुलेशन कैसे करनी है? 1 मार्च को आपने इंस्ट्रूमेंट लिखा, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डेट किया, ये जरा डेट वाली कैलकुलेशन अभी करवा रहा हूं जो मैंने आपसे कहा था। ये का मार्च, और क्या कहा कितने दिनों बाद पेएबल होगा? आफ्टर 20 डेज। कब? आफ्टर 20 डेज। अब ये इसका मेच्योरिटी डेट क्या होगी? क्या हमें 1 मार्च काउंट करनी चाहिए? जी, 1 मार्च नेक्स्ट। अब काउंट करके देखें 20 दिन कब पूरे होंगे? 21 मार्च को। उसके बाद 3 ग्रेस डेज डालें, 24 मार्च। तो ये बिल की मेच्योरिटी डेट क्या होगी? 24 मार्च। ठीक है, इस बिल की मेच्योरिटी, क्योंकि टेक्निकली अगर आप सुने, अगर आप 1 मार्च को 10 बजे इंस्ट्रूमेंट लिखते हैं तो 20 मार्च को 10 बजे इसके 19 दिन होंगे, 20 नहीं होंगे। ये बात समझ आ रही है आपको? 1 मार्च को 10 बजे इंस्ट्रूमेंट लिखा तो 20 मार्च को 10 बजे इसके कितने दिन होंगे? 19, 20 नहीं होंगे। 20 दिन कब होंगे? 21 मार्च को 10 बजे। और फिर हमने 3 दिन और देने हैं, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च। अब 24 मार्च को 10 बजे हम इसे क्लेम करेंगे, तो इसकी मेच्योरिटी डेट क्या होगी? 24 मार्च। ये बात समझ आ गई? ये एग्जाम्पल जहन में रख लें, इसे डेज काउंट करते हुए आपने इस एग्जाम्पल को यूज करना है। 1 मार्च को हमने 20 दिन के लिए दिया, इसकी मेच्योरिटी डेट 24 होगी। ठीक है, इस एग्जाम्पल से आपको डेज कैलकुलेट करने में आसानी रहेगी, रूल याद रहेगा। भाई ये कंसेप्ट समझ आया आपको? ठीक है, मेच्योरिटी डेट वाला रिपीट करते हैं जरा। फर्स्ट कीजिए, अगर एक इंस्ट्रूमेंट है वो है पेएबल, हमने कहा पे किया जाएगा ये 30 जून को, पे किया, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा हुआ है टू बी पेड ऑन 30 जून। कब? क्या 30 जून को पेबल होगा? या 3 ग्रेस डेज इंक्लूड करने हैं? 3 ग्रेस डेज। अगर ये इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉलमेंट में पेबल है, हर इंस्टॉलमेंट में 3 ग्रेस डेज, अगर 3 ग्रेस डेज ऐड किए और जो मेच्योरिटी डेट आ रही थी उस दिन पब्लिक हॉलीडे था पहले वाला, अगर अचानक गवर्नमेंट ने छुट्टी दे दी उस दिन, तो फिर नेक्स्ट डे
ठीक है। और अगर इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया हमने मंथ्स में, और आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 4 मंथ, और जिस मंथ में मेच्योरिटी डेट आ, जिस दिन में वो पेबल है, जिस मंथ में, उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग डेट नहीं है, तो फिर कौन सी डेट? 31 मार्च को कहा आफ्टर 1 मंथ, तो फिर ये 30 अप्रैल को इसका पेबल समझा जाएगा, और उसमें हमने 3 दिन फिर ऐड करना। जी ये क्लियर हो गया मेच्योरिटी डेट वाली गल। चलिए ये था हमारा निगोशिएबल्स। अब कुछ जरा पास पेपर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जी जी, ग्रेस पीरियड वाला मजीद एग्जांपल से कर लो डिस्कस। चलिए ये पास पेपर डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद जो है हम ग्रेस डेज की मजीद एग्जांपल जो है वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, under the provisions of Negotiable Instrument Act 1881 describe the following except for under material alteration। सिंपल डेफिनेशन है, एक्सप्लेन कर देंगे। एक्सेप्ट फॉर अंदर कौन होता है? कंडीशंस क्या है एक्सेप्टेंस फॉर अंदर की? ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस, नोटिंग एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइज है, वो पार्टी जो एक्सेप्ट फॉर ऑनर कर रही है वो ऑलरेडी लायबल पार्टी नहीं होनी चाहिए, और होल्डर की कंसेंट के साथ। जी 20, एनी मटेरियल अल्टरेशन टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रेंडर्स द इंस्ट्रूमेंट वाइड। व्हाट आर द एक्सेप्शन टू दिस रूल? वही एक्सेप्शन, ये सारी एक्सेप्शंस है हमारी जो पूछ रहा है। व्हाट इज द जनरल इफेक्ट ऑफ मटेरियल अल्टरेशन? ऑल प्रायर पार्टीज जिनकी कंसेंट नहीं ली गई डिस्चार्ज। क्वेश्चन 22, ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एक्सेप्टेड एट बी एंड कंपनी। ये बी एंड कंपनी है, बी एंड सी नहीं है, बी एंड कंपनी, but is subsequently ordered by the holder by crossing the name of B and company and substituting the name of C and company. Discuss the liabilities of acceptor to the holder after such alteration। जी acceptor की कोई liability है क्या? ये material alteration है कि नहीं? बिल्कुल ये material alteration है। इस सिचुएशन में अब जो acceptor है वो further liable नहीं है। क्वेश्चन 23, ए ड्रॉज ए बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल आफ्टर 60 डेज। अच्छा ये हम क्वेश्चन 23, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक अहम कंसेप्ट के ऊपर बेस कर रहा है ये कंसेप्ट। ए ड्रॉज ए बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल आफ्टर 60 डेज ऑन बी, बी एक्सेप्ट्स इट पेएबल आफ्टर 3 मंथ्स। बी कहता नहीं 60 डेज बाद नहीं, 3 महीने बाद। इज इट ए वैलिड एक्सेप्टेंस? वैलिड एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है? क्या बी ने मटेरियल अल्टरेशन की? बी ने मटेरियल अल्टरेशन की क्या? बिल्कुल की। ठीक है, अब ए जो है उसके पास 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन एज्यूम करें मटेरियल अल्टरेशन हुई, इंस्ट्रूमेंट वाइड हो गया, और ये डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस का केस बना ले इसको। दूसरी ऑप्शन क्या है उसके पास? इसको एज इट इज एक्सेप्ट कर ले कि चलिए 60 डेज नहीं 3 महीने के बाद। दोनों ऑप्शन। अब ये ऑप्शन है एक ही, और जो कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शनल बन जाए उसे हम लॉ में क्या कहते हैं? वाइडेबल। अब ये इंस्ट्रूमेंट वाइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ ए, जब बी ने इसकी मटेरियल अल्टरेशन। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा मिसलेनियस कंसेप्ट्स। इन द लाइट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू एनफोर्सबिलिटी ऑफ इनकोएट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट। जी आल्सो डिस्कस द एक्सटेंट टू व्हिच द पर्सन साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट इज लायबल अपॉन सच इंस्ट्रूमेंट। जी प्रोविजंस क्या है? क्या इनकोएट इंस्ट्रूमेंट जो है वो वैलिड है? बिल्कुल इनकोएट इंस्ट्रूमेंट जो है उसे डेफिनेशन नहीं पूछी, प्रोविजंस पूछी है। तो हम कहेंगे जो इनकोएट इंस्ट्रूमेंट है ये प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड एंड साइंड है, तो ये लायबल है वो पार्टी जिसने ये इंस्ट्रूमेंट को साइन किया है। और किस अमाउंट तक की? उस अमाउंट तक की जिसको वो जो स्टैम्प कवर करती है। लेकिन होल्डर अगर एक्सेस जो ड्यू थी उससे एक्सेस अमाउंट लिखता है, तो जो पार्टी है वो लायबल नहीं है उस अमाउंट की, वो सिर्फ ड्यू अमाउंट उसको पे करेगी। लेकिन होल्डर अगर आगे किसी को ट्रांसफर कर देता है, होल्डर अगर इसको आगे किसी और पार्टी को ट्रांसफर कर देता है, तो वो थर्ड पार्टी होल्डर इन ड्यू कोस्ट बन जाएगी। अब वो एक्सेस अमाउंट क्लेम कर सकती है लायबल पार्टी से ड्रॉ से, लेकिन शर्त क्या है कि वो अमाउंट स्टैम्प जो कवर कर रही है अमाउंट उसके अंदर अंदर। ये था हमारा क्वेश्चन 24। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, एक्सप्लेन द टर्म एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट गिविंग एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स। डिफाइन कर देंगे, 2 एग्जांपल्स लिख देंगे। कैन सच एन इंस्ट्रूमेंट बी नेगोशिएटेड? क्या नेगोशिएट हो सकता है? बिल्कुल, होल्डर एक दफा डिसाइड कर ले कि उसको क्या ट्रीट करना चाहता है, प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज। जो उसका डिसीजन होगा उस लिहाज से फर्दर नेगोशिएबल है। ये इंस्ट्रूमेंट वाइड नहीं होता, ठीक है, लेकिन होल्डर ने डिसाइड करना है कि उसे क्या ट्रीट करता है। केस स्टडी 26, ए बिल इज ड्रॉन, पे टू ए आर ऑर्डर द सम ऑफ 1000 रुपीज, इन द मार्जिन द अमाउंट स्टेटेड इज रुपीज 10,000 इन फिगर। जी 1000 था,
अमाउंट 10,000 फिगर्स में लिख दी गई। क्या ये एक वैलिड बिल है जी? भाई वैलिड बिल है। इफ सो फॉर व्हाट अमाउंट? जो वर्ड्स में लिखी होगी 1000। हाँ, अगर ये एम्बिगुअस अमाउंट होती, क्लियर ना होती, तो फिर जो फिगर्स में अमाउंट लिखी है उसकी पेमेंट होती, वरना ये बंद। अगर ये चेक का केस होता तो फिर वैलिड ना होता। 27. A signs his name on a blank but stamped instrument. He gives the paper to B with authority to fill it up as a promissory note for rupees 250 only. B fraudulently fills the paper for rupees 1000, the stamp put upon it being sufficient to cover the amount. He then hands it to H for rupees 1000, who takes it without notice of fraud. Is A bound to pay rupees 1000 to H? हाँ बिल्कुल, क्योंकि H कौन है इस वक्त? होल्डर इन ड्यू कोर्स। 20. X draws a bill on Y and negotiate it to Z. Y is a fictitious person. Fictitious person है, कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे वो नीलम वाली एग्जांपल दी थी आपको, एग्जिस्ट नहीं करता। Can Z treat it as a promissory note made by A? क्या Z इसको promissory note ट्रीट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, खुदा का हुक्म। अभी यही तो पढ़ाया, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उसकी एग्जांपल में क्लियरली लिखा फिक्टिशियस। फिक्टिशियस पर्सन तो उसकी मर्जी है, वो चाहे इसको बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रीट कर ले, चाहे प्रॉमिसरी नोट। ये थे हमारे क्वेश्चंस जी। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि जो कैलकुलेशंस के मैच्योरिटी डेट की कैलकुलेशन के रूल्स हैं, ये एग्जांपल के साथ कल मैं आपको पेपर दे देता हूं, ठीक है? रिटन फॉर्म में अगर एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये एग्जांपल अब जी, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट की, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट की एग्जांपल सुन लीजिए। 3 एग्जांपल है। पहली एग्जांपल, इफ ड्रॉअर एंड ड्राई आर द सेम पर्सन। जिसने ड्रॉ किया उसने ड्राई वाले खाने में भी अपना नाम लिख दिया, ठीक है? इफ ड्राई इज ए फिक्टिशियस पर्सन, वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता, उसको प्रॉमिसरी नोट ट्रीट कर सकता है ना, फिर वो मेकर से पेमेंट लेगा। फिर वो बंदा कहेगा भाई ये तुमने कहा था कि नुक्कड़ वाली दुकान वाले लोग, उधर लोग बंदा ही नहीं है। बिल ड्रॉन बाय एजेंट ऑन प्रिंसिपल। अगर एजेंट जो है वो प्रिंसिपल पे बिल ड्रॉ कर दे, तो चूंकि वो एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल ही काम कर रहा होता है, तो बेसिकली बैक एंड पे तो एक ही पार्टी है, प्रिंसिपल। क्लियर हो गया जी? और कोई क्वेश्चन? ग्रेस डेज अलाउ करने के, जो मेच्योरिटी डेट हम कैलकुलेट करते हैं वो ग्रेस डेज ऐड करने के बाद कैलकुलेट करते हैं। मेच्योरिटी डेट का मतलब क्या है? मेच्योरिटी डेट उस डेट को नहीं कहते जो बिल पे लिखी हुई है कि इस डेट को पेबल होगा। मेच्योरिटी डेट हम हमेशा ग्रेस डेज ऐड करने के बाद जो दिन आता है उसको कहते हैं। तो जो हमने अगर मेच्योरिटी डेट पे पब्लिक हॉलीडे आ गया तो क्या रूल होगा? अगर डिपेंड करता है हॉलीडे कौन सा है, प्लान्ड हॉलीडे था तो पहले वाला प्रीसीडिंग डे होगा, और अगर इमरजेंसी है तो फॉलोइंग डे होगा। बात जी। अब ऐसा करते हैं, हमारा एक टेस्ट जो है वो पेंडिंग है, उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। नहीं, टाइम अभी तो नहीं है, 2:40 तक टाइम अभी नहीं, हमारी क्लास का टाइम तो मैं तो रोज 1:40 के हिसाब से आता हूँ, आप 35 के हिसाब से। क्लास का टाइम 1:40 है भाई, वो 5 मिनट बाद में ऐड करवाया था हमने, शुरू में नहीं था, बाद में 5। वो सिर्फ जुम्मे के दिन नहीं था भाई, हर दिन के लिए था टाइम। अच्छा चलो ठीक। तो कल हमने एक तो आप टेस्ट और असेसमेंट, ये 2 चीजें साथ लेके आइएगा, और जो टेस्ट हमारा डिस्कस नहीं हुआ, टेस्ट 8 है शायद जो डिस्कस नहीं हुआ, हाँ टेस्ट 8 और असेसमेंट 2 साथ लेके आइएगा। प्लस कल मैंने आपको वो डेट कैलकुलेट करने के रूल जो है वो एग्जांपल के साथ रिटन फॉर्म में देना, ठीक है? फिर इसके बाद हमारा मेजर पोर्शन याद रखें मर्केंटाइल लॉ में कवर हो गया है, ठीक है? तकरीबन 35 मार्क्स के करीब जो पोर्शन था हमारा मर्केंटाइल लॉ में वो कंप्लीट हो गया है। नहीं, लेकिन अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ अभी। और मैंने आपको बताया था स्टूडेंट इन चैप्टर्स को तैयार करके समझते हैं, पेपर की तैयारी हो गई, और बाकी चैप्टर्स यार वो उनमें से केस स्टडी पूछ लेता है, और फिर स्टूडेंट 45-46 पे फिर मुनासिब नहीं है ना। हाँ, इतनी तैयारी करने के बाद भी 2-4 नंबर के साथ बात रह जाए, इसीलिए याद रखिए हमने उन चैप्टर्स को भी बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ना मैं उन चैप्टर्स में भागम भाग का वाला काम करूंगा, ना ही आपने इजी होना है, छुट्टियां नहीं करनी। अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, कल से इंशाल्लाह हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, और फिर अब हमारा बाकी का मर्केंटाइल लॉ जो है वो तरतीब से चलेगा। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म।